नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर बात करेंगे। जी। सवाल यह है कि क्या हमारी संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को, मतलब मौलिक अधिकारों को भी बदलने की शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजादी के बाद से ही चर्चा में रहा है। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में स्थिति थोड़ी अलग थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाँ, संसद को ये शक्ति है। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन कर सकती है। शुरुआती कुछ केसेस थे, जैसे शंकरी प्रसाद मामला। उसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 में जो कानून की परिभाषा है उसमें नहीं आता। ओके, तो मतलब संशोधन अलग है और सामान्य कानून अलग। हाँ, यही माना गया था पहले, इसलिए मौलिक अधिकारों को भी बदला जा सकता था। लेकिन फिर ये सोच बदली। मुझे याद है गोलकनाथ मामले का जिक्र आता है अक्सर। बिल्कुल सही। गोलकनाथ मामला 1967 एक बड़ा मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पिछला स्टैंड, आप कह सकते हैं, पलट दिया। क्या कहा कोर्ट ने इस बार? इस बार कोर्ट ने कहा कि भाई, मौलिक अधिकार तो सर्वोच्च है, अपरिवर्तनीय है, संसद उन्हें छीन या कम नहीं कर सकती। और महत्वपूर्ण बात ये कि कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून ही है। अच्छा, तो जो पहले नहीं माना था अब मान लिया कि संशोधन भी कानून है। जी हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी संशोधन जो मौलिक अधिकारों को कम करता है वो मान्य नहीं होगा। अब जाहिर है इससे संसद और कोर्ट के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई। हाँ, ये तो होना ही था। तो संसद ने क्या किया? संसद ने प्रतिक्रिया दी। 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ओके, 24वां संशोधन। जी। इसमें क्या खास था? इसमें संसद ने गोलकनाथ के फैसले को एक तरह से निष्प्रभावी करने की कोशिश की। साफ कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग, जिसमें भाग 3 यानी मौलिक अधिकार भी शामिल है, उनको संशोधित करने की पूरी शक्ति है। और वो कानून वाली बात का क्या हुआ? हाँ, वो भी स्पष्ट किया। कहा गया कि इस तरह का संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं माना जाएगा। तो शक्ति वापस लेने की कोशिश। लेकिन फिर आया वो बहुत चर्चित केशवानंद भारती मामला 1973 का। इसे तो मील का पत्थर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय संवैधानिक कानून में शायद सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को तो रद्द कर दिया। अच्छा, तो गोलकनाथ रद्द हो गया? हाँ, और कोर्ट ने 24वें संशोधन को वैध भी ठहराया। यानी ये मान लिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो फिर पेच कहाँ था? सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आया। कोर्ट ने संशोधन की शक्ति तो मानी, लेकिन साथ ही एक नई अवधारणा पेश की, संविधान का मूल ढांचा या बुनियादी संरचना का सिद्धांत। मूल ढांचा, ये क्या है? सुनने में बड़ा भारी लगता है। हाँ, है भी। कोर्ट ने कहा कि संसद की जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति है वो असीमित नहीं है। वो इतनी नहीं है कि संसद संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दे या नष्ट कर दे। मतलब संसद बदलाव कर सकती है पर घर की नींव नहीं हिला सकती, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। वो मौलिक अधिकार जो संविधान के इस मूल ढांचे का हिस्सा है, उन्हें संसद छीन नहीं सकती, भले ही उसके पास संशोधन की शक्ति हो। ये एक तरह का संतुलन बनाने का प्रयास था। ये तो बहुत दिलचस्प है। पर ये मूल ढांचा है क्या? क्या कोर्ट ने बताया कि इसमें क्या क्या आता है? कोई लिस्ट है? देखिए, कोर्ट ने कोई निश्चित लिस्ट नहीं दी है। ये कहा कि ये समय समय पर केस टू केस बेसिस पर तय होगा। लेकिन हाँ, विभिन्न फैसलों से कुछ चीजें स्पष्ट हुई हैं जो मूल ढांचे में आती हैं। जैसे? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू भी? हाँ, जुडिशियल रिव्यू, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों व निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य। ये लिस्ट मतलब समय के साथ विकसित हुई है। और क्या बाद के मामलों में भी सिद्धांत को माना गया? हाँ, बिल्कुल। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कोर्ट ने संसद द्वारा 42वें संशोधन से अपनी संशोधन शक्ति को असीमित करने की कोशिश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीमित संशोधन शक्ति खुद संविधान की एक मूल विशेषता है और संसद अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके इसे असीमित नहीं बना सकती।
न्यायिक समीक्षा को भी फिर से मूल ढांचा माना गया। और एक वामन राव मामले का भी जिक्र आता है। जी, वामन राव मामले 1981 में कोर्ट ने ये साफ किया कि ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये केशवानंद भारती फैसले की तारीख यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद पास हुए संशोधनों पर ही लागू होगा, उससे पहले के संशोधनों पर नहीं। समझ गया। तो अगर हम आज की स्थिति देखें तो संक्षेप में ये है कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी, पर वो संविधान की बुनियाद यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही। और ये मूल ढांचा क्या है, ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो अलग अलग मामलों में करता आया है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये पूरा विकास क्रम समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे शक्तियों का संतुलन काम करता है और कैसे संविधान खुद को सुरक्षित रखता है। ये मूल ढांचे का सिद्धांत एक तरह से संविधान का सेफ्टी वाल्व है। ये सुनिश्चित करता है कि बदलाव तो हो, पर संविधान अपनी पहचान न खो दे। वाकई ये एक दिलचस्प संतुलन है जो न्यायपालिका ने बनाया है संसद की शक्ति और संविधान की आत्मा के बीच। और ये बहस तो चलती ही रहेगी कि ये संतुलन कितना सही है और कैसे कायम रहे। जी हाँ। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या मूल ढांचे की ये जो थोड़ी अस्पष्ट और विकसित होती प्रकृति है, ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है या फिर थोड़ी जटिलता भी पैदा करती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।